अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मैंने सोचा कि आज मैं एक थोड़ा सा रन कर लूँ चैनल के ऊपर बिकॉज़ हमारा प्लान ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो एवरी वेंसडे फ्रॉम 6 to 7 आपको पता है कि देयर इज़ इमिग्रेशन अपडेट शो मैं एक तरह से करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लान हमारा ये है कि इंशाल्लाह ताला थर्सडेज़ को हम शो किया करें टिकटॉक के ऊपर। और थैंक्स टू मेरी जो लड़के मेरी हेल्प करते हैं मीडिया टीम के अंदर, उन्होंने रिसेंटली मुझे वो स्टूडियो बना के दिया टिकटॉक का। देन वी रियलाइज्ड कि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ टिकटॉक वाज कि मुझे 25-30 मिनट के लिए एक लाइव टिकटॉक सेशन करना है और उसके बाद वी कैन सेट एवरीथिंग अप। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूं टिकटॉक का, जिसमें मैं थोड़ी सी इमिग्रेशन न्यूज़ और इमिग्रेशन की कुछ चीज़ों के बारे में आपको अपडेट दूं। और अगर आपका कोई इमिग्रेशन रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे जो ऊपर शो हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, आई होप। लेकिन अगर अभी नहीं शो हो रहा तो दैट्स फाइन, यू कैन राइट टेक्स्ट मैसेज और मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। बस एक बात का ख्याल रखें कि जो मैं आज शो करता हूँ यूट्यूब पे भी, उसका ये मकसद नहीं है कि आपको कोई भी इमिग्रेशन एडवाइस दी जाए। मकसद ये है कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आपको ऐसी इमिग्रेशन कवानीन की इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आपके मसले का थोड़ा सा हल निकल आए या आपको करेक्ट डायरेक्शन मिल जाए कि किस तरीके से आपको आगे जाना चाहिए। तो मूविंग फॉरवर्ड जो मैं आज के टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था, उसमें पहला टॉपिक है ओवरस्टेयर का। और ये बात करना चाह रहा था कि अगर एक बंदा ओवरस्टेयर हो जाता है तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस वो लोग डाल सकते हैं। और जो सेकंड मेरा आज का टॉपिक है, जो अगर मुझे टाइम हुआ आई वांट टू डिस्कस, वो कि ईयू सेटलमेंट स्कीम का क्या फ्यूचर है और क्या चीज़ें होने लगी ईयू सेटलमेंट स्कीम के साथ। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट ओवरस्टेयर। तो पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी हम कब ओवरस्टेयर बन जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास आपका वीज़ा है, आपको पता है आप लोगों के पास BRP कार्ड है जिसके ऊपर आपकी वीज़ा एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। कुछ लोगों की वीज़ा एक्सपायरी डेट BRP कार्ड पे 31 दिसंबर 2024 लिखी है। दैट इज़ नॉट द वीज़ा एक्सपायरी, वो सिर्फ BRP कार्ड की एक्सपायरी है। बिकॉज होम ऑफिस ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग 31 दिसंबर के बाद ई वीज़ा शुरू करेंगे। तो जिनके BRP कार्ड पे 31 दिसंबर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2024, दे मस्ट हैव बाय नाउ उन्होंने अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल लिया होगा। और अगर नहीं भी खोला तो जो उनका डिसीजन लेटर होम ऑफिस से आया होगा उसमें लिखा होगा कि उनका वीज़ा एक्सपायरी डेट क्या है, एंड बेसिकली दैट इज़ योर वीज़ा एक्सपायरी डेट। तो टू रिमेन इन दिस कंट्री और आप ओवरस्टे ना बने तो हर कोई ये कोशिश करता है कि जी वीज़ा एक्सपायरी से पहले वो अपनी एप्लीकेशन डाल लें। अब वो एप्लीकेशन कौन सी डालते हैं वो डिपेंड करता है उनके सर्कमस्टांसेस पे। कुछ लोग एक्सटेंशन एप्लीकेशंस डालते हैं, कुछ लोग स्विच करके किसी डिफरेंट रूट के ऊपर एप्लीकेशन डाल लेते हैं। अब आया आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, डिफरेंट रूट के ऊपर डाल रहे हैं, वो सारा डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे। लेकिन जो मैं पहला टॉपिक उठाना चाहता हूँ वो ये उठाना चाहता हूँ कि से आप ओवरस्टेयर हो गए हैं तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं उसको पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वी नॉट गोइंग टू गो इनटू कि आप ओवरस्टेयर कैसे बने, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप एक दफ़ा ओवरस्टेयर हो गए तो आपकी पहली कंसर्न होती है कि जी मैं अगली कौन सी एप्लीकेशन डाल सकता हूँ। तो मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं, जो सबसे आप समझ लो कि कॉमन एप्लीकेशंस हैं, वो होती हैं ह्यूमन राइट की। अब ह्यूमन राइट में दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, जो लोग ओवरस्टेयर एक दफ़ा बन जाते हैं जो वो एप्लीकेशंस डालते हैं। तो मैंने कहा मैं उधर से शुरू करूँ जो मैं आजकल ज़्यादातर प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, ताकि मैं आपसे उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो जो मेन एप्लीकेशंस लोग जब ओवरस्टेयर हो जाते हैं वो डालते हैं, वो हैं ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन, या फैमिली के ऊपर या प्राइवेट लाइफ के ऊपर।
क्योंकि ह्यूमन राइट एप्लीकेशन के ऊपर जो आपका करंट इमिग्रेशन स्टेटस है वो टू सम एक्सटेंट मैटर करता है, लेकिन नॉट इन द बिगर पिक्चर। यानी कि अगर आप ओवरस्टेयर भी हो गए हैं आप फिर भी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एंड जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज होती हैं वो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ है। तो एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 8 अलग है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन के, उसकी क्या नौयत होती है। तो जब भी कोई शख्स बोलता है कि जी मैं प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डालना चाह रहा हूँ, तो मेनली वो 3 तरह की एप्लीकेशंस की बात कर रहे होते हैं, या उसको हम जनरलाइज कर लें तो 2 तरह की एप्लीकेशन। जो पहली सबसे आप समझ लें पॉपुलर एंड कॉमन एप्लीकेशन है कि जिसको इलीगली इस मुल्क में 20 ईयर्स हो गए हैं। यानी कि अगर आप ओवरस्टेयर हैं, आपको इस मुल्क में 20 साल हो गए हैं, तो आप 20 ईयर की बेसिस पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में एप्लीकेशन होती थी अगर आपको याद हो 14 ईयर के ऊपर, कि अगर आप इलीगली 14 ईयर्स इस मुल्क में आपने रह लिया है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपको इंडेफिनिट मिलता था इफ़ यू वन योर एप्लीकेशन, या आप अपना केस जीत जाते हैं। अब होम ऑफिस ने 2000 फिर आई थिंक 12 में जाके उन्होंने कवानीन अपने चेंज किए और उन्होंने फिर बोला कि जी अब जाके अगर आप 20 ईयर्स इस मुल्क में रहेंगे तो 20 ईयर्स के बाद हम आपको 2.5 साल का वीज़ा देंगे प्राइवेट लाइफ के ऊपर। यानी कि पहले इंडेफिनिट मिलता था 14 ईयर्स के बाद, फिर कवानीन में तब्दीली आई और अब आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। तो जो लोग 20 ईयर की एप्लीकेशन डालते हैं, ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, जब उनसे मिलता हूँ, कि उनको पहले कुछ साल का उनके पास एविडेंस नहीं होता। बिकॉज ज़ाहिर बात है, एक बंदा अगर इस मुल्क में लीगली आया है तो शायद शुरू में उन्होंने ना अपना डॉक्टर बनाया हो, ना अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हो, और बाद में उन्होंने कुछ अरसे बाद सोचा हो कि जी हम अपनी थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो अपना बैंक अकाउंट खुलाएं, बाकी चीज़ें करें। तो उस सूरत में जो उनके फ्रेंड्स बने हैं, जो लोग बने, उनके एक्वेंटेंसेस बने हैं जहाँ वो रहते थे, दे आर गुड सोर्स ऑफ एविडेंस। उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी चीज़ें फिर इम्पॉर्टेंट हैं। सो कहने का मतलब है कि जो सबसे आप समझ लें कॉमन एप्लीकेशन होती है जब एक दफ़ा बंदा ओवरस्टेयर हो जाए, वो मोस्ट लाइकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस मुल्क में 20 ईयर्स गुजर चुके होते हैं, जिसको हम प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन बोलते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी 20 ईयर्स नहीं हुए हैं एंड दे हैव लिव्ड हियर फॉर लेस देन 20 ईयर्स। टेक्निकली वो लोग भी प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो टेस्ट है, बिकॉज सारी बात है, अगर आप एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि यू नॉट लिव्ड हियर फॉर फुल 20 ईयर्स, यू लिव्ड हियर फॉर लेस देन 20 ईयर्स, तो होम ऑफिस के कवानीन ये बोलते हैं कि जो फिर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि दे वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल अगर आप अपनी होम कंट्री में जाएंगे। और होम ऑफिस ने हेल्पफुली अपनी गाइडेंस के अंदर, जो कि प्राइवेट लाइफ की एक गाइडेंस है होम ऑफिस की, उसमें उन्होंने बड़ा ही आप समझ लो क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों पे वी विल कंसिडर दिस एज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। तो फिर मैं क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ, उसको बिठा के उनको पॉलिसी दिखाता हूँ, देन थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है। वन कैन गेज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपसे बातचीत करके आई थिंक 20-30 मिनट्स में ये गेज कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कितना मेरिट है। बिकॉज मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ जो कहते हैं कि जी ये हमारी कंसर्न्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वी फील कि वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट हम मीट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम कानून के नज़रिए से देखें तो फिर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल वो मीट नहीं कर रहे होते। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो एप्लीकेशन तो आपके पास अवेलेबल है लेस देन 20 ईयर की डालने की, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके ये डिस्कस कर लें कि जी इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे मेरिट क्या है। तो ये तो मैंने वो 2 मेन एप्लीकेशंस की बात कर ली प्राइवेट लाइफ की जो डलती हैं, एंड ऑफ कोर्स वो जो हाफ द लाइफ वाली है, इफ़ समबडी इज़ 18 to 25, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन जब से कवानीन में तब्दीली आई है, वो तो लोग डाल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ओवरस्टेयर की जो दूसरी पॉपुलर कैटेगरी है जिसके ऊपर वो एप्लीकेशंस डालते हैं, इज़ फैमिली लाइफ। अब पहला स्टेप फैमिली लाइफ का ये होता है कि जी मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी क्या मैं अपने पार्टनर से शादी कर सकता हूँ।
तो होम ऑफिस की जो डेफिनेशन है पार्टनर की, वो तो एक तो ये कि या यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर 2 years या यू हैव मैरिड विद योर पार्टनर। तो जो रिलेशनशिप की बात होती है कि यू बिन टुगेदर फॉर 2 years, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी को हैबिटेंस हो, यानी कि आप एक ही घर में रह रहे हो, बिकॉज कोर्ट ने बोला है वी विल लुक एट दी सब्सटेंस ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि जारी बात है सर्टन रिलीजन्स में इट्स फ्रॉन अपॉन फैमिली की तरफ से कि जी आप इकट्ठे नहीं रह सकते बेशक रिलेशनशिप में। फिर कभी कभी होता है कि जो आपका पार्टनर है उनका लीगल स्टेटस है, दे आर लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, और लैंडलॉर्ड ने सख्ती से मना किया है कि एक सर्टन शख्स उस घर में नहीं रह सकता जिसका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं। सो दे कुड बी वेरी प्लॉजिबल एंड वैलिड रीजंस कि आप इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट कोर्ट ने कहा है कि इकट्ठा रहना ज़रूरी नहीं है 2 साल की रिलेशनशिप के लिए, एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप इज सब्सिस्टिंग। तो एक तो पार्टनर की डेफिनेशन उन लोगों की आ जाती है जो 2 साल से आर इन अ सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप, और सेकंड पार्टनर की डेफिनेशन उनकी आती है जो शादी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स शादी का मकसद ये है यूके के अंदर कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी करें, एंड व्हेन यू गो इनटू द रजिस्ट्रार ऑफिस तो उधर की कंडीशन ये है कि जो रजिस्ट्रार है वो होम ऑफिस से परमिशन मांगेगा आपकी मैरिज के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आप समझ लें स्टेप अगर आप यहाँ शादी करना चाहते हैं। अब एक जो शख्स ओवरस्टेयर है और वो फैमिली लाइफ की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहा है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं देखता हूँ लोगों के अंदर कि वो ये अज्यूम करते हैं कि जी अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमें यहाँ वीज़ा मिल जाएगा। ये मैं उन लोगों की अगेन बात कर रहा हूँ जो ओवरस्टेयर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं है, बिकॉज आप जब शादी करते हैं और आप किसी ऐसे शख्स से शादी करें जो अपेंडिक्स FM में आता है, तो कंडीशन ये है कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होनी चाहिए इमिग्रेशन स्टेटस की, या अगर आप ओवरस्टेयर भी हैं तो आप 14 डेज से ज़्यादा ओवरस्टेयर ना हो। तो हम बात करें ऐसे लोगों की जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ ओवरस्टेयर अब हो गए हैं, तो फिर कानून ये कहता है कि आपको सर्टेन कंडीशन मीट करनी, और अगर आप उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, और अगर आप उन कंडीशंस को मीट कर लेते हैं तो हम आपको अपेंडिक्स FM के अंदर पार्टनर रूट के अंदर वीज़ा दे देंगे। तो वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? पहली जो सबसे पॉपुलर कंडीशन है वो ये है, वन ऐसे पॉपुलर मीनिंग के काफ़ी लोग उसको क्वालिफाई करते हैं जब हम लोग भी केसेस कर रहे होते हैं ओवरस्टेयर के जिनकी शादी अगर नहीं भी हुई बट 2 साल से अपने पार्टनर के साथ हैं, या शादी भी हो गई है, तो वो ये है कि रिलेशनशिप में क्वालिफाइंग चाइल्ड हो। अब जो क्वालिफाइंग चाइल्ड है उसकी डेफिनेशन टेक्निकली स्पीकिंग ये है कि ऐसा बच्चा जो 7 साल से इस मुल्क में रह रहा हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पैदा हुआ हो, बट 7 years से इस मुल्क में रह रहा हो, या फिर उस एंड इट्स अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, या उस बच्चा जो ब्रिटिश सिटीजन हो। इधर एक थोड़ी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ समझते हैं जी बच्चे के पास अगर इनडेफिनेट है तो वो क्वालिफाइंग चाइल्ड है। नहीं, क्वालिफाइंग चाइल्ड वो बच्चा नहीं है, कोर्ट ने कहा है जिसके पास इनडेफिनेट है। क्वालिफाइंग चाइल्ड वो बच्चा है जो यहाँ कम से कम 7 साल से रह रहा है, या वो बच्चा है जो आप समझ लें कि इधर ब्रिटिश सिटीज़न है। तो एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पार्टनर हैं और आप ओवरस्टेयर हैं और आपने एप्लीकेशन डाली है इन योर रिलेशनशिप देयर इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड और यू शेयर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट चाइल्ड, बिकॉज इसका मतलब ये भी है कि अगर बायोलॉजिकली वो आपका बच्चा नहीं है बट दैट्स योर स्टेप चाइल्ड, बट यू आर शेयरिंग द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बायोलॉजिकल मदर, सो फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ ये होम ऑफिस की एप्लीकेशन, वो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग पेरेंटल राइट। तो फिर आपका ओवरस्टे वाला जो एक हिंड्रेंस है वीज़े में वो आप समझ लें ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग एन एक्सेप्शन। इन अदर वर्ड्स, अगर आप ओवरस्टेयर हैं, यू आर विद द पार्टनर, होम ऑफिस उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है। इफ़ यू हैव अ क्वालिफाइंग चाइल्ड इन द रिलेशनशिप, बेशक आपका नाउ स्टेप चाइल्ड हो, बट यू आर एक्सरसाइजिंग पेरेंटल राइट ऑन दैट क्वालिफाइंग चाइल्ड, तो फिर जो होम ऑफिस है वो आपको वीज़ा दे देगा। और अगर वो आपको वीज़ा नहीं देता देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू कोर्ट एंड यू कैन फाइट द केस। मैं यहाँ एक और बात भी बोल दूँ कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, लेकिन अगर आप कोई अपना सवाल बीच में पूछना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस जो मैं बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ नीचे टाइप कर लें, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस थिंग। मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा था आज, तो अगर आपको ऊपर मेरा नंबर नज़र नहीं आ रहा विच आई वॉज ट्राइंग टू पुट अप कि आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द शो एंड आई विल अटेंड द कॉल, तो आप नीचे मैसेज लिख लें एंड आई विल आंसर दैट मैसेज अगर आपको इमिग्रेशन न्यूज़ के बारे में कुछ पूछना है। सो मूविंग फॉरवर्ड,
हम बात कर रहे थे कि फैमिली लाइफ में क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पहली जो कॉमन एक्सेप्शन है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में बच्चा हो। या हम उन लोगों की बात करें अगेन टू बेसिकली रिवाइज फॉर यू कि जो ओवर स्टेट हैं फिर वो शादी कर लेते हैं या वो अपने पार्टनर के साथ 2 साल से। फिर जो सेकंड एक्सेप्शन होती है वो होती है कि दे वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, कि आपका पार्टनर और आप लोगों की होम कंट्री में जाके नहीं रह सकते। एंड उधर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस फेल हो जाते हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीज़न केसेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि जो एप्लीकेंट है उनको समझ नहीं आती व्हाट इज़ द बार फॉर सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, वो कहते हैं तारिक भाई आई हैव गॉटन मैरिड टू दिस लेडी और वाइस वर्सा टू दिस जेंटलमैन, और उनकी पूरी लाइफ यहाँ गुजरी है, उनकी फैमिली इधर है, इसलिए दे कैन नॉट गो। अनफॉर्चुनेटली वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का बार उससे थोड़ा हाई है। तो सिर्फ ये बोल देना कि जी सारी उम्र वो इस मुल्क में रहे हैं, ये बोल देना कि जी वो यहाँ से जा नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट इनफ, बार थोड़ा हायर है। फिर अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। सिर्फ ये बोल देना कि मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते इज़ नॉट इनफ। आपने देखना है कि पहले वो मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी होम कंट्री या उनकी होम कंट्री जहाँ वो आप उनको लेके जाएंगे, ठीक है उनकी होम कंट्री ब्रिटेन होगी मोस्ट लाइकली, बट जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। फिर एंड देयर इज़ अ वेरी गुड लाइकलीहुड कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी। देन यू कैन असेस कि मेडिकेशन जो है उसकी या मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट क्या है। और मे बी यू कैन कम बैक एंड से टू द होम ऑफिस एंड इफ़ नेसेसरी टू द जज कि जी हमारा प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है बट इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। तो दैट वुड हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। एंड दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर केस। सो कहने का मेरा मतलब है कि फैमिली लाइफ के अंदर यू कैड डू दी क्वालिफाइंग चाइल्ड वाला एक्सेप्शन और सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल वाली एक्सेप्शन। लेकिन ज़्यादातर जो लोग सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल अप्लाई करते हैं, वन ऑफ द मेन रीज़न उनकी एप्लीकेशन थोड़ा सा फॉल आउट हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का एविडेंस क्या होना चाहिए। और एक बात मैं हर शख्स को बोलता हूँ कि देखें इस बात से ना घबराया करें कि होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, एज लॉन्ग एज यू मेड योर बेस्ट एफर्ट। क्योंकि अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करते हैं आपको राइट ऑफ अपील मिलती है, यू कैन स्टिल गो एंड फाइट दैट केस इन कोर्ट। और देखें अपर ट्राइब्यूनल्स भी इसलिए बने हुए हैं कि कभी कभी जजेस ऑल्सो गेट इट रॉन्ग इन कोर्ट, और फिर आप फर्दर अपर ट्राइब्यूनल में जाके उसको अपील कर सकते हैं। तो मेन बात है कि एज लॉन्ग एज आपका आर्ग्यूबल केस है, उसमें मेरिट है, यू कैन कीप फाइटिंग द केस। लेकिन जो बुनियाद होती है केस की, जो आप समझ लें आपका पहला स्टेप होता है जिसमें आप ब्लॉक बिल्ड करते हैं एविडेंस का, वो बड़ा क्रूशल होता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो आप एप्लीकेशन डालते हैं मेक श्योर करें कि जो एविडेंस है वो आपने सफिशेंटली प्रोवाइड करके दिया हो। अब अक्सर लोग मुझे मुड़ के कहते हैं तारिक भाई व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि होम ऑफिस की पॉलिसी गाइडेंस जो है उसमें हर एप्लीकेशन के बारे में होम ऑफिस ने मेंशन किया हुआ है, और उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि हम किस तरीके से इस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। तो एटलीस्ट वेरी लीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जो एविडेंस का मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो होम ऑफिस के लिए क्या है। बिकॉज वन थिंग दैट शॉक्स मी समटाइम इज़ कि लोग एप्लीकेशन डालते हैं और जब मैं उनसे बोलता हूँ कि जी होम ऑफिस की तो ये रिक्वायरमेंट है पॉलिसी के ऊपर, आपने ये क्यों किया, एंड आई एम नॉट सेइंग दे गेट शॉक्ड बट दे से कि जी हमें पॉलिसी का नहीं पता था। एंड इट्स वेरी ट्रू फॉर समथिंग लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशंस। होम ऑफिस ने एक पूरा अपनी गाइडेंस में टेबल दिया हुआ है कि जी ये डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप एप्लीकेशन डालने लगे, ये एविडेंस है जो हमें चाहिए, और अगर ये एविडेंस आप हमें प्रोवाइड करके देते हैं तो वी विल कंसिडर कि यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एक कंक्लूसिव एविडेंस है, और जो बाकी एविडेंस अगर आप देते हैं तो वो मॉडरेट एविडेंस है। एंड आई एम सो सरप्राइज कि लोग डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन करते हैं लेकिन नॉट इवन मॉडरेट एविडेंस भी उनके पास नहीं होता, जो कि बड़े आराम से इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ओवरस्टेट जब एप्लीकेशन डालता है, दे शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ कि जी होम ऑफिस की पॉलिसी क्या कहती है एंड रूल्स क्या कहते हैं।
تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جی ان رولز کے اندر ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ تو میری پہلی سمری تھی جس میں نے کوشش کی کہ جو اوور اسٹیج جب ایک شخص بن جاتا ہے اور وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن ڈال دی, اور ون آف دا موسٹ پاپولر اپلیکیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹ کی, تو ان اپلیکیشنز میں پرائیویٹ لائف کا ایلیمنٹ اینڈ فیملی لائف کا ایلیمنٹ, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈسکس دیٹ ود یو. دین آف کورس کچھ لوگ جو اوور اسٹیئر ہوتے ہیں وہ بیسڈ آن ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ اف دے فیل لائک دے کوالیفائی فار ریفیوجی اسٹیٹس وہ اسائلم بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈپینڈنگ آن کہ وہ اپنے آپ کو ریفیوجی سمجھتے ہیں یعنی, اور کس بیسس پہ ان کو فیئر ہے اپنی لائف کا, اینڈ ویدر دے آر ایلیجیبل اور ناٹ, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ دے ڈو دس. اینڈ دین آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ یہ ضرور مجھ سے پوچھتے ہیں طارق بھائی ہم اوور اسٹیئر ہو گئے تھے, کیا ہم اسٹوڈنٹ یا اسکل ورکر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یعنی؟ تو انفارچونیٹلی ناٹ ریئلی, بیکاز اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 14 days سے اوپر اوور اسٹے نہ ہو, اسکلڈ ورکر کے لیے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 14 days سے اوور یو ناٹ ان بریچ آف امیگریشن رولس apart from other eligibility requirements. تو اس لیے میں نے ان پہ زیادہ نہیں چھیڑا, بیکاز it does آپ سمجھ لیں افیکٹ یو فیوچر میں اگر آپ اوور اسٹیئر ہو جائیں. دین آف کورس کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اوور اسٹیئر ہو جائیں اور ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا ہمیں انٹری کلیئرنس ملے گی یا نہیں. تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ اگر آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپینڈکس ایف ایم کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, اپینڈکس ایف ایم از یہ جو فیملی والی کہ جی میری یہاں وائف ہیں یا میرے ہسبینڈ ہیں, میں ان کو آ کے جوائن کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو ادھر پھر ہوم آفس ری انٹری بین ایسا آپ پہ ان کو نہیں لگانا چاہیے. اور اگر لگاتا بھی ہے بیکاز دیر از اے بیک ڈور جن کو ہم جنرل گراؤنڈز آف ریفیوزل بولتے ہیں, جس میں ہوم آفس پھر بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے آن دا بیسس کہ جی آپ کا پاسٹ کانڈکٹ امیگریشن کا ایڈورس تھا, اچھا نہیں تھا یو کے میں, وہ آپ نے بڑا ہمیں فرسٹریٹ کیا ہے, آپ نے امیگریشن رولز کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اور اس لیے ہم آپ کو انٹری کلیئرنس نہیں دیتے, آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں, اور پھر جج کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ آپ کو ویزا انٹری کلیئرنس کر دیتا ہے نہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اس بات سے ڈر کے واپس نہیں جانا چاہیے کہ جی شاید مجھے انٹری کلیئرنس واپس نہ ملے, بیکاز ظاہری بات ہے you need to regularize your stay, اور اگر اس کا طریقہ یہ کہ you have to go back, then I guess this is a decision you and your family make together. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی اچھا اگر ہم واپس جاتے ہیں اسکلڈ ورکر پہ آ سکتے ہیں نہیں, تو وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو اوور اسٹے کیا تھا وہ کتنے عرصے کے لیے کیا تھا, کیا اس دوران آپ ہوم آفس کو کانٹیکٹ کر رہے تھے, کیا اس دوران آپ نے اپلیکیشنز ڈالیں, کس نوعیت کی اپلیکیشنز ڈالیں, بیکاز آف کورس ہوم آفس اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشنز ڈالی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے تو ہوم آفس پھر اگین کہتا ہے کہ آپ سسٹم کو فرسٹریٹ کر رہے تھے. تو دیز اے لاٹ آف تھنگز جن کو دیکھنا پڑتا ہے بیفور یو کڈ سے کہ ہاں جی ٹھیک ہے اگر آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں واٹ مے ناٹ ہیپن. تو یہ تو بات آ جاتی ہے ہماری اوور اسٹے کی. میں اب تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں EU سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں, بیکاز میں اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا لوں گا. جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ آج مقصد تھا کہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو اٹ اے ٹرائل رن کہ ہاؤ اٹ گوز لائیو شو کے اندر, اینڈ بیکاز دا پلان از کہ ہم لوگ ایوری تھرسڈے ہوپفلی دیٹس دا پلان کہ ہم لوگ کوئی لائیو شو کر پائیں for 1 hour at least on TikTok, because I don't know if you follow me, ہم لوگ already میں YouTube پہ ایک شو کرتا ہوں every Wednesday 6 to 7. تو today was a trial run. میں نے سوچا کہ okay let's talk about overstay جو ایک hot topic ہے, let's talk about EU settlement scheme, because میرا پلان تھا کہ I spend some half an hour with you. I do apologize, میں نے سسٹم رکھا ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں شو میں, لیکن I don't know اگر اوپر نمبر شو ہو رہا ہے, I'm a bit new to this, so I'm trying to figure these things out. تو اگر نمبر شو نہیں ہو رہا where you can call to ask any question, then you can try putting the question ادھر نیچے لنک میں جہاں آپ چیٹ لکھ سکتے ہیں, and I'll try answering that for you. Let's move forward. ہم بات کرنا تھا EU settlement scheme کے بارے میں. تو let me just give you a little bit of background to the EU settlement scheme, اور اس کے بعد بات کرتے ہیں what's happening now and what may happen. میری نظر میں I could be wrong because it's all on guess work ہے what I'm trying to achieve, اور کس بیسس پہ میں بات کرنے لگا میں وہ بھی آپ کو بولوں گا. تو the story started with یہ جو ہائی کورٹ کا کیس تھا IMA, very popular case, people were very happy about the case because اس میں جج نے یہ بولا ہوم آفس کو کہ جو کرنٹ آپ کی اسکیم ہے EU کی یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. آپ لوگوں کو سوری علی خان میں نے پڑھ لیا آپ نے کیا بولا. تنویر چیلنج تنویر ان اسائلم اپیل کیسے کرنا چاہیے.
I'll answer that to you in a second. बल्कि मैं इसको पहले आंसर कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी बात सिर्फ शुरू की थी ऑन EU सेटलमेंट स्कीम. तो अगर आप कोई और भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लें एंड मैं बिल्कुल उसका आपको जवाब दूंगा. तो पहले बात आ जाती है, आपने लिखा अली खान प्लीज़ सर प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू चैलेंज तनवीर लॉ इन असाइलम अपील. देखिए जी, पहली बात है कि अगर आपने असाइलम में कोई भी एविडेंस लगाया है अपना, होम ऑफिस का काम है कि जी वो उस एविडेंस को एक्सेप्ट करे या उस एविडेंस को रिजेक्ट करे. बिकॉज जारी बात है, अगर होम ऑफिस उस एविडेंस को एक्सेप्ट करता है तो दैट बिकम्स क्रेडिबिलिटी ऑन योर एप्लीकेशन, बिकॉज जो आप बोल रहे हैं वही आपके साथ हुआ है और आपने उसका कोलैबोरेटिंग एविडेंस दे दिया है. और कभी कभी होम ऑफिस उस एविडेंस को रिजेक्ट कर देता है. तो मैं आपको सिंपल अभी लॉजिक बताने लगा हूँ रादर देन कि तनवीर लॉ में क्या बोला गया है, ताकि आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आए. तो पहली चीज़ मैं ये करता हूँ कि जो आपका एविडेंस है, मैं देखता हूँ कि होम ऑफिस ने उस एविडेंस को किस बेसिस के ऊपर रिजेक्ट किया. बिकॉज एक बात याद रखें, होम ऑफिस मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट रीज़न टू रिजेक्ट योर एविडेंस. होम ऑफिस सिर्फ ये नहीं कह सकता कि जी केस लॉ ये बोलता है तो मैं आपका एविडेंस रिजेक्ट करता हूँ. आई अपोलोजाइज, पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है बिकॉज मेरे ऑफिस में इट्स लॉट ऑफ एक्टिविटी आउटसाइड, बट आई होप आपको फिर भी मेरी आवाज़ आ रही हो. तो होम ऑफिस कहता है कि जी वी रिजेक्ट दिस एविडेंस. एंड ऑफ कोर्स सिर्फ एविडेंस रिजेक्ट नहीं करता, वो आपके असाइलम इंटरव्यू के अंदर भी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज निकालते हैं और बाकी भी चीज़ें. फिर जारी बात है आपके खिलाफ होम ऑफिस बोलता है तभी असाइलम आपका वो रिफ्यूज़ करते हैं. देन यू गो इन फ्रंट ऑफ अ जज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दीज डिस्क्रिपेंसीज. पहले हम आ जाते हैं आपके एविडेंस के ऊपर बिकॉज दैट्स रेलिवेंट टू द तनवीर लॉ. तो केस लॉ, तो होम ऑफिस जो आपको रीज़न दे रहा है आपका एविडेंस रिजेक्ट करने की, तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जी उसको बेशक आप लिख लें और फिर उस रीज़न को एड्रेस करें. अब अक्सर ये होता है एविडेंस के अंदर के जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है असाइलम का, वो क्लाइंट को कहते हैं कि जी एविडेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो एविडेंस है डज़ नॉट टेल द होल ऑफ योर स्टोरी. आपको इसको फर्दर आगे लेके एविडेंस को जाना चाहिए. अब अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं जी मैं एविडेंस को आगे नहीं ले जा सकता, देन द एक्सप्लेनेशन मस्ट बी प्लॉजिबल. और फिर असाइलम केसेस में ख़ास तौर पे जो कंट्री एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े यूज़फुल होते हैं. कंट्री एक्सपर्ट्स ये होते हैं कि जो आप क्लेम कर रहे हैं, बिकॉज देखें असाइलम के अंदर हम कैसे काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ. जब भी कोई शख्स असाइलम क्लेम करता है तो हम पहले ये देखते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है. जिस तरह कि अगर कोई शख्स कहता है, ये मैं थोड़ा सा आपका लेक्चर दूसरी तरफ चला गया लेकिन इट विल बी वेरी, आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज अक्सर लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हम कहते हैं ना आप असाइलम करने लगे तो हम पहले कहते हैं अच्छा जी आप हमें बताएं आप किस कंट्री से असाइलम करने लगे. मैं क्यों ये बात पूछता हूँ, बिकॉज होम ऑफिस के केस लॉज के अंदर हर कंट्री की सर्टेन कैटेगरीज ऑफ असाइलम है जिसमें हमें पता है कि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको असाइलम मिल जाएगा. तो पहले हम ये देखते हैं कि जी आप किस कंट्री से असाइलम क्लेम कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे. बिकॉज अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो फिर हमें पता है कि कंट्री गाइडेंस ये बोलती है कि जो शख्स उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हम उसको असाइलम दे देंगे. फिर हम ये पूछते हैं आपसे कि अच्छा जी आप ये बताएं कि आपकी जान को ख़तरा, मैं उस पर नहीं जाने लगा कि असाइलम के मतलब क्या है, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है. मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे अब आपसे बात कर रहा हूँ. फिर मैं आपसे पूछूंगा, मैं चल अपनी बात करता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा जी मुझे ये बताएं कि क्या आपको ख़तरा स्टेट से है या नॉन स्टेट एजेंट से. लेट्स टॉक अबाउट, जब मैं बोलता हूँ स्टेट से तो व्हाट डू आई मीन, कि सर्टन कंट्रीज़ के अंदर कंट्री रिपोर्ट ये बात बोलती है कि अगर आप उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है. मीनिंग जो स्टेट, मीनिंग जो आपकी लोकल पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, वो आपको सेफ नहीं रख सकती. तो अगर आप कहते हैं कि जी मुझे स्टेट से ख़तरा है तो फिर तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आप उस कैटेगरी के लोगों में आते हैं नहीं जो कंट्री गाइडेंस बोलती है. और अगर आप आते हैं इट्स मच ईजियर टू मेक योर असाइलम केस बिकॉज ऑलरेडी स्टेट का कंट्री गाइडेंस में लिखा है कि जी ऐसे लोगों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है. दूसरा सवाल ये होता है कि अच्छा जी अगर आप कह रहे हैं कि स्टेट से आपको ख़तरा नहीं है तो आर दे नॉन स्टेट एजेंट्स. अब नॉन स्टेट एजेंट हो जाते हैं जी कि जी मुझे जायदाद का प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली मेम्बर वो जायदाद की वजह से मुझे मारने लगे, या कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी. या नॉन स्टेट एजेंट होता है कि जी मैंने कुछ बोल दिया और जो महल्लेदार हैं या जो मतलब जो भी रीज़न है, बट इट्स नॉट द गवर्नमेंट, इट्स मेनली
पब्लिक जिनसे आपको ख़तरा है, या एक स्पेसिफिक ग्रो ऑफ पीपल. अब चाहे वो ग्रो ऑफ पीपल आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके दुश्मन हों, बट दोज आर नॉन स्टेट एजेंट्स. अब द मोमेंट यू यूज़ द वर्ड कि जी मुझे नॉन स्टेट एजेंट से ख़तरा है, फिर कंडीशन ये मीट करनी है कि जी स्टेट की सफिशेंसी ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है. इन अदर वर्ड्स कि जी स्टेट कुछ नहीं कर सकती, आपको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. अब उधर में अक्सर जब लोग मुझे कहते हैं ना कि जी हमारा दुश्मनी है जायदाद की, तो जी वो इतने पावरफुल हैं कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम है कि यहाँ कोर्ट उस चीज़ को उस तरह एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप सफिशेंसी ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन, इनसफिशेंसी ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन ना दिखा सके. उसका मतलब है कि एटलीस्ट आपने स्टेट से प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिश की और स्टेट ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज वो लोग इतने पावरफुल हैं कि दे हैव कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को रद्द करवा दिया. बट यू नीड टू प्रोवाइड द एविडेंस. फिर जाहिर बात है ये भी एक एक्सपेक्टेंसी है कि आप यहाँ बैठ के अपने लॉयर्स को भी एंगेज कर सकते हैं इन योर होम कि वो आपके बिहाफ पे केस को फाइट करें, बिकॉज इज नथिंग स्टॉपिंग यू कि आप अपने लॉयर को इंगेज कर लें बैक होम. बिकॉज ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट करता है होम ऑफिस एंड अ जज कि आप इस सारों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें. फिर जारी बात है कभी कभी कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लीगली किसी को अपॉइंट कर सकें हमारे केस को हमारी होम कंट्री में लड़ने के लिए. तो ये वो सारी बातें आ जाती हैं जो केस की ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं. अब आ जाते हैं कंट्री गाइडेंस. जो एक्सपर्ट है कंट्री रिपोर्ट, जो कंट्री गाइडेंस कर कंट्री रिपोर्ट एक्सपर्ट, वो कहाँ काम आता है. अब अगर आप बोल रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम है कि मैं परस्यू नहीं कर सकता अपने केस को, मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ वहाँ उनके पास बहुत पैसा है, वो करप्ट लोगों को साथ मिला के मेरे केस को आगे नहीं जाने दे रहे. एग्जाम्पल देता हूँ अगर प्रॉपर्टी लैंड डिस्प्यूट एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर कंट्री एक्सपर्ट को हम लोग गाइडलाइन देते हैं, उनको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये बताएं कि ये जो बंदा बात बोल रहा है इन योर एक्सपीरियंस क्या इस कंट्री में ये होता है या नहीं होता. फिर जारी बात है जो कंट्री रिपोर्ट एक्सपर्ट होते हैं वो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी, इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है उस कंट्री के बारे में, वो फिर लिख के देते हैं. एंड ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हक में लिखें, दे कैन इवन राइट अगेंस्ट यू. फिर वो लिख के देते हैं कि हाँ जो आप बात बोल रहे हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है, एंड देन वी कैन यूज़ दैट इन कोर्ट. सो मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ करने के बावजूद भी इट कुड बी कि यू लूज़ द केस, लेकिन एट द वेरी लीस्ट यू आर मेकिंग अ केस. बिकॉज देखें ना, एक तो होता है मैं लोगों को कहता हूँ कि जी आपका केस तो शुरू से ही तैयार नहीं था बिकॉज आपके पास इनसफिशिएंट मटेरियल था कि आप केस को फाइट करें. पर कभी कभी होता है यू मेक अ गुड केस आउट ऑफ इट कि आप अच्छे तरीके से फाइट करने की कोशिश करते हैं केस को. बस ये हो जाता है कि because you see it's a judge at the end of the day and they did not accept your explanation. उन्होंने कहा कि जी आप रेफ्यूजी नहीं हैं. तो मेरा कहने का मतलब आपको ये था भाई कि आप केस लॉ के ऊपर ना जाया करें. जब मुझे लोग कहते हैं ना तारिक भाई ये केस लॉ बताए, मैं बता दूंगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन असाइलम के अंदर ख़ास तौर पे यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक और होलिस्टिक अप्रोच. वो कहते हैं ना जिस तरह के आपको आउटसाइड केस लॉ देख रहे हैं कि यार अगर मेरा ये एविडेंस है ये क्यों नहीं मान रहे. अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी जान को ख़तरा है तो मुझे बताएं तारिक भाई मेरी जान का ख़तरा क्यों नहीं ये लोग मान रहे. एंड देन आई कैन टर्न अराउंड एंड इवन से टू यू यार आप नॉन स्टेट एजेंट से बोल रहे हो कि जान को ख़तरा है, उसमें जो आपका एविडेंस है वो उस मेयार को नहीं पहुंच रहा जो मेयार कोर्ट या केस लॉ एक्सपेक्ट करता है आपसे. तो दैट इज़ द डेफिनेशन. सो ये मैं बताना चाह रहा था असाइलम के बारे में. मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दे देता हूँ आपको अगर आप माइंड ना करें, और अगर किसी को मेरी एग्जांपल्स बुरी लगें मैं सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ. बिकॉज होता है ना कि मैं रवानी में बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप कह सकते हैं तारिक भाई आपने कैसी एग्जाम्पल दे दी, तो मैं सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर आपको मेरी एग्जांपल्स बुरी लगें. लेकिन मैं कुछ आपको एग्जांपल्स अब देने लगा हूँ. Okay, let's start with I'm a British citizen, but originally मेरी फैमिली, when I say my family, my parents are from Pakistan. तो मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दे देता हूँ मेरे भाई. सो इसमें सारे जी तारिक भाई पाकिस्तानी है तो बोल सकते हैं. अब मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के केसेस किए उनको भी पता होगा कि पाकिस्तान में एक तो होता है कि जी सिंगल वुमन. तो उसमें ये है कि हमारी कंट्री गाइडेंस ये बोलती है कि एक सिंगल वुमन, यानी कि अगर पाकिस्तान में कोई सिंगल वुमन है और उसको उसकी फैमिली ने ऑस्ट्रसाइज्ड कर दिया, ऑस्ट्रसाइज्ड होता है कि आग कर दिया है, तो उस सिंगल वुमन का पाकिस्तान में रहना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो उसका एक बड़ा
फेमस एंड बड़ा पॉपुलर केस लॉ है, और उसमें जज ने सर्टन कंडीशंस दे दी हैं, और अगर वो सिंगल वुमन, दैट सिंगल पाकिस्तानी वुमन, व्हेन आई से सिंगल पाकिस्तानी, वो ये नहीं, वो अनमैरिड भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है, लेकिन हस्बैंड छोड़ के चला गया, अगर वो उन कंडीशंस को मीट कर ले तो उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली यही सिंगल वुमन अगर इंडियन नेशनल है तो ऐसा कोई केस लॉ नहीं है। तो अब आपने देखा व्हेन आई से कि कंट्री से देख के हम ये असेस करते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब अगर यही सिंगल वुमन कोई आती है नेपाल से, तो अनफॉर्चुनेटली ये कानून, कंट्री गाइडेंस नेपाल के बारे में नहीं कहती, दिस इज स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान, कि सिंगल वुमन पाकिस्तान में नहीं रह सकती विदाउट अ मेल सपोर्ट, और जज ने कहा है कि ये फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना, और इफ यू टिक ऑल दोज फैक्टर्स अपनी अपील के अंदर, यू विल विन द अपील। और ये चीज़ नेपाल के लिए अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होती। आई गेट क्लाइंट्स कहते हैं तारिक भाई इंडिया में देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप न्यूज़ देखें, तो मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल ठीक बात बोल रही हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कंट्री गाइडेंस क्या कहती है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर आपको पता है पाकिस्तान में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले केस होते हैं, उसमें भी ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान में दे आर पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और वो रह रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से एक्सपीरियंस करके जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ आके आपको एक इंडिपेंडेंस मिलती है, और आप कहते हैं जी मैं वहाँ जाके भी एक्सपोज करूँगा अपने आप को बिकॉज दिस इज़ माई वे ऑफ लाइफ, तो अगेन ये चीज़ अप्लाई होती है पाकिस्तान के केस लॉ में कि ठीक है जी हम आपको यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस देंगे। अगेन ये चीज़ अप्लाई नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर, तो वो कंट्री पे डिपेंड करता है। अफगानिस्तान की आपको एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी हमारे अफगानी भाई अब कहते हैं हमने अफगानिस्तान नहीं जाना बिकॉज हमारी जान को ख़तरा है, बिकॉज वी विल बी परसीव्ड एज हमारी वेस्टर्न वैल्यूज़ है, बिकॉज वी हैव लिव्ड टू मेनी ईयर्स ओवर हियर, या हम यहाँ सेटल हो गए, और उसको भी वो कंसिडर करते हैं। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि असाइलम के अंदर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि पहली चीज़ लोग असाइलम के अंदर देख, तारिक भाई 7-8 सफ़ों का रिफ्यूज़ल आ गया जिसमें ऑलमोस्ट 35 पैराग्राफ होते हैं। मैं आपको एक फ्रेंकली बात बोलूँ, 35 में से काम के पैराग्राफ्स आर ओनली 6 to 7, इसलिए आप परेशान ना हो जब आप एक रिफ्यूज़ल लेटर देखते हैं असाइलम का कि जी 35 पैराग्राफ्स दे दिया उन्होंने, बिकॉज उसमें कुछ वो पैराग्राफ्स होते हैं जो उनका सिस्टम होता है वो प्री डिटर्मिन करके टाइप कर रहा होता है। वो जो 5-6 काम के पैराग्राफ होते हैं ना, वो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उनमें से अंडरलाइन करके आपको समझा देते हैं कि जी इस वजह से उन्होंने आपका केस रिफ्यूज़ किया है। और यकीन करें असाइलम के ऊपर किसी को ये बताना कि उनके केस में मेरिट कितना है इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज असाइलम, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरा मतलब है कि आप एटलीस्ट उनको बता सकते हैं कि जी ये मयार है, और आप उस मयार पे अगर नहीं उतर रहे तो क्यों नहीं उतर रहे। So that's this. So what I'm trying to say to you, Ali, कि please don't go into कि जी तनवीर अहमद को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, वो एक केस लॉ है, उसको साइड पे रख दें। आप ये देखो कि जो आपका एविडेंस है जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किस रीज़न की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया, अब वो देखो। अगर फॉर एग्जांपल उनका रीज़न ये है कि जी FIR रिपोर्ट्स बड़े आराम से पाकिस्तान में बन जाती है, तो उसके नीचे ये भी लिखा है नॉट ऑल, सम ऑफ देम, तो क्या पता आपकी वो वाली FIR रिपोर्ट है जो जेन्युइन है, बिकॉज उसने ये नहीं कहा कि 100% 2 नंबर मतलब गलत तरीके से FIR रिपोर्ट्स बन जाती हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट गो इनटू द केस लॉ, लुक एट द केस बोलता क्या है। और आई थिंक अगर आप मुझे बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन केस लॉज। मैंने 10 year लॉन्ग रेजिडेंस जब भी केस लॉ नहीं आए थे मैंने उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप नोट करें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि इस केस लॉ के अंदर हो क्या रहा है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और ये मैं आपको आई थिंक मैंने अपने अभी जो मेरा कल शो था यूट्यूब पे मैंने वहाँ भी एक बात की थी कि क्योंकि मैं कोर्ट भी जाता था, और अब थोड़ा कम कर दिया है जाना फॉर अदर रीजंस, लेकिन पहले यूज्ड टू गो लॉट टू कोर्ट। तो जो ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन दी फॉर ऑल एडवोकेट्स जो कोर्ट आते हैं कि प्लीज़ अपने स्केलेटन आर्गुमेंट्स में इतना लेंथी केस लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक को हमें पता है कि केस लॉ क्या है, स्टिक टू द फैक्ट्स। यानी कि आप ये बताओ कि आपके केस में क्यों आप समझते हो कि जो आपका क्लाइंट है वो ये कानून को या इस इमिग्रेशन रूल को
पूरा कर पाता है. तो बस थोड़ा सा रेफरेंस दे दो, बट डोंट कॉपी पेस्ट द होल हेड नोट केस लॉ का. ऑफ कोर्स कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है. जब मैं अपर ट्राइब्यूनल एक दो दफ़ा जा गया था तो few years back, तो I had to take the case law with me because वो head note, I just wanted to make sure कि the judge and I agree कि head note का मतलब ये है. because कभी कभी जो interpretation होती है head note की वो कोई और समझता है कुछ और, मैं कुछ और समझ रहा हूँ. to get on the same page you take that and you very respectfully say to the judge कि sir I know आपको इस case law का पता होगा, but I only bought the case for you ताकि head notes हम compare कर लें. you're on the same page as I on the interpretation of कि इसका वो impact क्या है. All right. मैंने जब आज का शुरू किया था the intention was कि मैं 25-30 मिनट का करूँगा, जो हमारा टाइम पूरा हो गया. I so sincerely apologize because मेरा प्लान था मैं EU settlement scheme के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊँगा, which I couldn't do. लेकिन let's do this because now I am on TikTok as well. Let me tell you मेरे आगे के plans क्या हैं. YouTube पे if you follow me हमारे चैनल को, I do a show every Wednesday 6 to 7. प्लान मेरा ये है कि I'm gonna get more engaged on TikTok and planning to do a live show every Thursday 6 to 7. और प्लान ये है कि hopefully उस live show में आप मेरे साथ engage कर सकते हैं by giving a message live and I'll answer that message. और आप टेलीफोन भी कर सकते हैं live show के अंदर. And I will do my best कि हम इस Thursday अपना पहला live show करें. And of course if we are planning to do the live show, मैं again एक छोटी सी वीडियो लाइव आके या वैसे लॉन्च करके आपको बता दूंगा कि we are doing a live show ताकि hopefully you're prepared. और उसके अलावा because this setup is much easier than मैं laptop खोल के सारा setup करूँ. So I think I would be more engaged with you on this platform. And of course इस platform का अच्छा फ़ायदा it crosses over to YouTube as well. So I think I will create more information for you on various immigration issues जो आपके लिए helpful है. And then of course I'll also pick up some litigation issues and discuss those with you as well. Thank you so much. आज आपने join किया. Thank you so much for that. And मेरे heart से thank you so much for your love and support जो आप social media पे इस channel को देते हैं. I'm going to do my best कि मैं आपको quite honestly and candidly immigration news के बारे में बताऊं, information दूं which you will find helpful. Thank you so much for today. Take care of yourself. अपना प्लीज़ ख्याल रखें. और जाने से पहले अगर आप मुझे बहुत फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं लेक्चर भी बीच में थोड़े थोड़े दे देता हूँ लाइफ के बारे में, लेकिन कोई नहीं सुनता. मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेस होती है इमिग्रेशन की, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ट्राई नॉट टू टेक द स्ट्रेस. और मुझे पता है कोई भी ये नहीं करता, कहता है तारिक भाई इट्स टू स्ट्रेसफुल. और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आई हैव नोन पीपल जो मेरे साथ मैं उनके लिए उस वक्त हेयरिंग पे गया था जब वो स्टूडेंट थे. अब माशाल्लाह वो ब्रिटिश हैं, उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, लेकिन वो भी स्ट्रेसफुल रहते हैं. तो मैं उनको हंस के ही कहता हूँ यार आप उस वक्त भी स्ट्रेस में थे जब हम कोर्ट के थे. तो कहते हैं तारिक भाई अब डिफरेंट टाइप की स्ट्रेसेस है. सो आई थिंक लाइफ ही ये है कि आपकी स्ट्रेस रहती है. अगर आप आज सोच रहे हैं ना कि मेरा इमिग्रेशन का मसला है, मेरा स्ट्रेस है, यकीन करें कल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे, मेरी दिल से दुआ है आपका इमिग्रेशन के मसले हल हो जाएं, कल आपको कोई और स्ट्रेस होगी. बिकॉज दिस इज़ लाइफ. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा स्टेप बैक करें एंड enjoy the people around you. बिकॉज मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ कि अगर आप, स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो फैमिली वाले हैं, जब आप स्ट्रेस होते हैं ना तो आपके बच्चे एंड योर पार्टनर पिक्स दिस अप. एंड ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा जो मर्द है, मैं औरतों के लिए भी बोल रहा हूँ कि इफ़ यू गेट स्ट्रेस्ड आपके बच्चे पिक दिस. यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे किस तरह इस बात को पिक कर रहे हैं, वाइब ले रहे हैं कि यू आर स्ट्रेस. आप समझते हो कि नहीं हम बच्चों के आगे शो नहीं कर रहे, दे पिक दिस अप कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं. सो प्लीज़ फॉर दैट पर्पस, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, आप लोग हेल्दी हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इमिग्रेशन विल बी सॉर्टेड वन वे और द अदर, या एटलीस्ट अगर सॉर्ट नहीं हो रही, यू कम टू समबडी हुज कॉम्पिटेंट, वो आपको मुड़ के बता देगा भाई कोई चांस नहीं है आपका यहाँ इमिग्रेशन का. सो एटलीस्ट यू हैव अ वेरी क्लियर विजन, टनल विजन कि जी मैंने लाइफ में आगे क्या करना है. सॉरी थोड़ा सा मैंने एंड में लेक्चर दे दिया, बस मेरी एक बड़ी बुरी आदत है. अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आई अपोलोजाइज एंड आई होप कि आई एम गोना मीट यू अगेन इस प्लेटफॉर्म पे. तो डेफिनेटली वी गोना डू मोर स्टफ एंड आई होप वी आर एबल टू सेट अप हमारा लाइव शो from next Thursday, which I'll let you know. And please, if you enjoy ये जो आज छोटा सा ट्रेलर मैंने करने की कोशिश की, तो share our channel with your social media. Thank you so much for today. और मेरी तरफ से Allah Hafiz and please take care of yourself. And I hope to see you soon again on this platform. Bye bye.